वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा दो लोगों के साथ। इनसे मिलिए, इनका नाम है गोलू और इनसे मिलिए, इनका नाम है चाचा। वैसे तो ये पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन लोग इनको चाचा के नाम से जानते हैं। तो ये गोलू चाचा के शिष्य हैं और ये जो चाचा हैं ये इनके गुरु हैं। ठीक है, यानी कि गुरु चेला आप समझ सकते हैं। तो ये गोलू हैं कौन, पहले मैं आपको बता दूं। तो ये गोलू एक ऐसा बच्चा है जिसके माइंड में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं। ये बहुत क्यूरियस है हर चीज़ को लेके। दुनिया में कुछ भी होता है तो इसे हर चीज़ को जानना है और ये चाचा हैं कि इनके सवालों का जवाब देते हैं। आज क्या हुआ कि चाचा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इस तस्वीर में आप देखिए कि एक बीकर रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल स्टेज। ये इनिशियल स्टेज पर है। तो चाचा ने किया क्या, यानी कि जो टीचर है उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया। बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर ये जेडन की जो स्ट्रिप है इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अच्छा, ये गोलू जो है ना, ये इन सभी चीज़ों को देख रहे थे कि हो क्या रहा है। तो गोलू ने देखा कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया और इस जिंक की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर ये रेडिश ब्राउन कलर का कुछ जमा हो गया। अब ये तो गोलू हैं, इनको तो हर चीज़ जानना है। ठीक है, ये तो सवाल करते हैं। तो इन्होंने चाचा से पूछा कि गुरुजी, चाचा ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये चाचा देखिए किस तरह से इनको समझाते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अब सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब चाचा ने किस तरह से गोलू को समझाया कि एक्चुअली में हुआ क्या इसके अंदर, वो समझते हैं। देखिए, तो चाचा ने बताया कि जब हमने जेडन की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था तो जेडन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था। Zn2+ बना लिया था। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर था वो 2+ के फॉर्म में था। कॉपर 2+ ने क्या किया, Zn से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना लिया। ये कॉपर सॉलिड, यही कॉपर सॉलिड था जो इस प्लेट के ऊपर, इस स्ट्रिप के ऊपर जमा हो गया, जिसकी वजह से हमें वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देने लगा। ठीक है, फिर चाचा ने बताया कि जो हमारा Cu2+ था वो तो रिड्यूस होके इस स्ट्रिप पे चला गया, लेकिन जो Zn की रॉड थी, ठीक है, जब Zn का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2+ बना, तो ये सॉल्यूशन के अंदर चला गया, इन सॉल्यूशन। अब गोलू को ये बात समझ में नहीं आई और गोलू को डाउट हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, Zn2+ कैसे सॉल्यूशन में जाएगा। तो अब देखिए चाचा ने इनको कैसे समझाया। देखिए, चाचा ने इनको बताया कि जब सॉल्यूशन में हम लोग H2S गैस पास करेंगे, सॉल्यूशन है जो कॉपर सल्फेट का अभी जो बचा हुआ है सेकेंड स्टेज में, जो फाइनल स्टेज में, उसमें जब H2S गैस पास करेंगे तो एक वाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, तो इससे समझ जाएंगे कि जो Zn2+ है ना वो सॉल्यूशन में आ गया है। अब फिर गोलू ने बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर देखिए चाचा ने किस तरह समझाया। चाचा ने बताया कि H2S में जो सल्फर है उसके ऊपर 2 नेगेटिव है और अगर सॉल्यूशन में Zn2+ प्रेजेंट होगा तो Zn2+ और S2- ये मिल के ZnS बना लेंगे और ZnS का जो पीपीटी होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। इसलिए वाइट पीपीटी मिलने पर हमने समझ लिया था कि Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर आ चुका है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए ये लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब आपके अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब गोलू ने चाचा से बोला कि हमने, ठीक है, Zn के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सॉल्यूशन हम बनाएं जो जिंक सल्फेट का हो, ZnSO4 का हो, और इसके अंदर हम कॉपर की रॉड को डिप कर दें।
तो चाचा ने इनको बताया कि यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा Zn2 पॉजिटिव को। तो इसका मतलब यहां पे हुआ क्या, अगर हम इसी चीज की हम इसको कंप्लीट रिएक्शन लिखें इसकी, तो कैसे लिखेंगे पहले वो मैं लिख देता हूं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, Zn सॉलिड है हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इन दोनों ने रिएक्शन की, Zn2 प्लस बनाया एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हमने यहां पे लिख दी। ठीक है, अब यहां पे जो कंपटीशन है, किस मामले में कंपटीशन, अभी सब पता चल जाएगा आपको। यहां पे जो कंपटीशन हो रहा है, अब कंपटीशन किस चीज का कंपटीशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कि कौन पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Zn और कॉपर में इलेक्ट्रॉन देने का कंपटीशन हुआ, जिसमें कौन जीत गया? Zn जीत गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जिंक और कॉपर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन देने का कंपटीशन था, उसमें बाजी किसने मार ली? बाजी मार ली Zn ने। तो Zn जीत गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि Zn की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो कॉपर से ज्यादा है। मतलब इसको अगर हम रिएक्टिविटी के टर्म में बोले, हम बोलेंगे Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने अब की क्या किया, कॉपर को सिल्वर के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसकी मैं रिएक्शन लिखता हूं, अब सारा बताने से कोई फायदा नहीं है, अब बता चुका हूं। इससे पहले वाले एग्जांपल में सब समझ में आया होगा आपके। Cu2 प्लस 2Ag, क्लियर। अब इसमें देखिए कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे कॉपर Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, इट मींस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और सिल्वर प्लस था, Ag में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड बन गया, यानी कि यहां पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जो कंपटीशन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है बताइए? कॉपर और सिल्वर के बीच में हो रहा है। इसमें कौन जीत गया? इसमें कॉपर जीत गया। कॉपर जीत गया मतलब कॉपर की जो एक्टिविटी है, या हम बोले रिएक्टिविटी है, वो सिल्वर से ज्यादा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका भी अपोजिट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि सिल्वर को अगर हम कॉपर सल्फेट के या कॉपर के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या कोई रिएक्शन होगी? तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब कि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है। कॉपर की रिएक्टिविटी, फिर से मैं बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन देने की पावर, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। तो अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल को एक साथ में देखें तो हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? Zn आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? कॉपर आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? सिल्वर आएगा। समझ में आ गया? ये क्या है? ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सिर्फ 3 एलिमेंट का। आपने क्लास 10th में बच्चों, क्लास 10th में आपने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। गुड, एक्टिविटी सीरीज। वो जो एक्टिविटी सीरीज थी वो इन्हीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, और क्लास 12th में आप लोग एक और सीरीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। वो भी एक्टिविटी सीरीज ही आप उसे मानिए, बस थोड़ा सा प्रो वर्जन आप कह लीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में है, डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन देने का कंपटीशन है, इसके बेस पे हम रिएक्टिविटी पता लगा लेते हैं, और इस कंपटीशन का भाई फायदा भी उठाया जा सकता है। फायदा किस लिए, कैसे उठाया जा सकता है इसका फायदा? इसका फायदा उठाया जाता है सेल बनाने में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
ठीक है। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक दो तरह के होते हैं, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, क्लियर हुआ। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। क्लियर। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन ये वर्ड किसने दिया, क्यों आया, ठीक है, क्या मतलब है, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये एक तस्वीर है, एक पिक्चर है, इनका नाम है एंटोनी लेवोसायर। यही एक ऐसे शख्स थे सबसे पहले जिन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर को इंट्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ऑक्सीडेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। कब कैसे इंट्रोड्यूस किया वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। एंटोनी लेवोसायर, जिनकी तस्वीर, जिनकी पिक्चर आप यहां पे देख रहे हो, इन्होंने इस प्रोसेस को, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये जो ऑक्सी लिखा हुआ है ना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सी का मतलब क्या है यहां पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो इसके लिए मैं पेज को क्लियर करता हूं सबसे पहले, तभी समझ में आएगा आपके, ठीक। पेज क्लियर हो गया। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन। इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। क्या मतलब है, चलिए समझते हैं इस चीज को। ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन में और बताता हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब एंटोनी लेवोसायर ने बताया था, ऑक्सीजन का अटैचमेंट, ऑक्सीजन से रिएक्शन प्रोसेस को बताया था, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। टाइम बढ़ने के साथ साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे और साइंटिस्ट आते गए और स्टडी करते गए, और स्टडी होती गई, तो फिर ऑक्सीडेशन को और तरह से डिफाइन किया जाने लगा कि जब ऑक्सीडेशन होने वाले सब्सटेंसेस को देखा गया, एनालाइज किया गया, तो पता चला कि जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनसे इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर एक नई डेफिनेशन आई कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए बोला जाएगा कि उनका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है, हम वहीं पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पे आते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। हमारे पास कोई एक एटम है ए, इसने सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, निकाला, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से हमारे पास कोई एटम है बी, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, यहां पे 2 पॉजिटिव, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर,
ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो माइनस होता है उसको भी ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। वो अब बताते हैं क्यों उसको इस तरह से बोलते हैं। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी, ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया। अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सामने वाला बी है ये इसको गेन भी तो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसको एक नया टर्म दिया गया, रिडक्शन। ठीक है, पहले तो ऑक्सीडेशन था कि ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करेगा उसके लिए बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, फिर सब्सटेंसेस को एनालाइज किया गया, स्टडी किया गया, तो पता चला जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको भी बोला जाएगा कि उनका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट भी तो करेगा जो सामने होगा, उसके लिए कोई नया टर्म होना चाहिए, तो उसका नाम क्या दिया गया, रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डी एटम है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। और हमारे पास एक मान लीजिए एफ है, वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर टू माइनस का चार्ज आएगा। तो ये जो माइनस का चार्ज आया है इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। समझ में आ गया। ये हम आगे और डिटेल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ये किसने बताया था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन वर्ड दिया था एंटोनी लेवोसायर ने। जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का रिडक्शन, दूसरे का भी कुछ ना कुछ होगा, तो दूसरे का जो कुछ होगा उसको रिडक्शन बोला। ये तब बोला गया जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया। उसमें ये बताया गया, साइंटिस्ट के द्वारा ही बताया गया कि भाई जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो जो सामने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। गेन करेगा, उसके लिए एक नया टर्म दिया गया, रिडक्शन। अब जब रिडक्शन होगा तो माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज को भी क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी आते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी एटम का जो के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल के अंदर हो चाहे वो एटम आयन के अंदर हो, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, इसको समझिए। इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें जानकारी ऑक्सीडेशन नंबर से मिलती है। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्स सब्सटेंस है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसके ऊपर टू पॉजिटिव का चार्ज है। एक सब्सटेंस हमारे पास वाई है, ठीक है, या एक्स ही मान लें, एक मिनट, हम इसको एक्स ही मान लेते हैं। एक्स एक प्लस का थ्री है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मान लीजिए एक कंपाउंड है ए बी, उसके अंदर है, ये कंपाउंड है ए बी टू, उसके अंदर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए बी टू में एक्स का एटम है उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा हुआ है इन कंपेरिजन टू जो ए बी में एक्स का एटम है। तो यानी कि जो पॉजिटिव का चार्ज ज़्यादा है ना, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसी तरह से माइनस से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। समझ में आ गया। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब कितना ऑक्सीडेशन हुआ है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बेसिकली इसमें रूल्स हैं। क्या करने के रूल्स हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन
ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्यों आया, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसी आयन या किसी मॉलिक्यूल में निकालने का क्या मेथड होता है, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट इज ज़ीरो। व्हाट इज एलिमेंट्री स्टेट? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप क्या लिखते हो, ओ लिखते हो या O3 लिखते हो? आप लिखते हो O2। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने बोला, हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हो? हाइड्रोजन को आप लिखते हो H2। ठीक है, मैंने ओजोन बोला, ओजोन को आप क्या लिखते हो? O3। मैंने फॉस्फोरस बोला, फॉस्फोरस को आप क्या लिखते हो? आप P4 लिखते हो। मैंने सल्फर बोला, सल्फर को आप क्या लिखते हो? सल्फर को आप एसेट लिखते हो। मैंने बोला सोडियम, सोडियम को आप क्या लिखते हो? Na लिखते हो। तो ये सब क्या हैं? ये सब एलिमेंट्री स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? O2, S2, H2, Na, O3, P4, ये P4, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्री स्टेट्स हैं। एलिमेंट्री स्टेट मतलब किसी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो कितने कितने एटम्स का ग्रुप बनाकर रहते हैं, रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। जैसे सोडियम के केस में इसमें मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल एटम को दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में जो एटम्स होते हैं वो सेपरेट फॉर्म में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, मॉलिक्यूल बना के नहीं रहते हैं। तो ठीक है, ये होती है एलिमेंट्री स्टेट। तो अगर कोई भी एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा? ज़ीरो माना जाएगा। अगर कोई रिएक्शन है उसमें O2 लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। S8 लिखा है तो ज़ीरो होगा, H2 लिखा है तो ज़ीरो होगा, Na लिखा है तो ज़ीरो होगा, O3 लिखा है तो ज़ीरो होगा, P4 लिखा है तो ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम होगा तो सिर्फ Mg लिखा होगा तो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वो मैग्नीशियम की एलिमेंट्री स्टेट होगी। इज इट क्लियर? एलिमेंट्री स्टेट सबको समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको अगर कोई कंफ्यूजन आपको है। देखिए, अगर कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर कोई एटम सिंगल लिखा हुआ है, मतलब किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन में नहीं है, सिंगल लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन में तो कोई नहीं है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट होगी और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे HCl, अब HCl का यहाँ पे आप ज़ीरो, ना तो H का ज़ीरो कर सकते हो ना Cl का। क्यों? क्योंकि अकेला तो लिखा नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का, तो ये तो कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन वालों में ये चीज़ नहीं लागू होती है, उनका हम ज़ीरो नहीं मानते। ठीक है, तो ज़ीरो किसका मानेंगे? जो सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है उसका कोई एटम आसपास नहीं है। जैसे O3 है, इसमें ऑक्सीजन के ही 3 एटम है। S8 है, इसमें सल्फर के ही 8 एटम है, कोई दूसरे एलिमेंट का तो कोई एटम है नहीं। फास्फोरस में यहाँ पे 4 एटम है, कोई दूसरे एलिमेंट का तो कोई एटम है नहीं, तो इन सब का ज़ीरो माना जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए फिर से इसको आप पीछे करिए वीडियो को और फिर से देखिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर द आयंस कंटेनिंग ओनली वन एटम, for the ions containing only one atom, the oxidation number is equal to the charge on the ion. For example, we have sodium plus। ठीक है, तो सोडियम प्लस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? प्लस का 1। यानी कि अगर ऐसे आयंस जिनमें सिर्फ एक ही एटम है तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, कौन कौन से एल्कली मेटल्स होते हैं? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी लिथियम, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, इनके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है।
इनका जो लास्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे के एक प्लस चार्ज बनाते हैं, यानी कि ये मोनो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर कोई भी इनमें से एटम आ गया तो आप समझ लेना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 1, ठीक है। इसी तरह से जितने भी एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनको बोला जाता है एल्कलीन अर्थ मेटल्स। और इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का 2 होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2। एल्यूमिनियम के याद रखिएगा प्लस का 3, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन पे प्लस का 1 प्लस का चार्ज लगा हुआ है, हाइड्रोजन में कोई दूसरा एटम तो है नहीं कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो प्लस का 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस लिखा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो माइनस का 2 होगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसा आयन जिसके पास कोई दूसरा एटम नहीं है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज -2, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग याद कर लो कितना होता है, और बहुत यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है, नोट कर लो इसको, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है। लेकिन इन पर ऑक्साइड्स, अगर पर ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होता है, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव H2O2, देन यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। जितने भी परऑक्साइड हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होता है, इसको बहुत ध्यान से जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा +1 और +2 भी होता है, वो बहुत रेयर केस है, वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपाउंड बनता है, 2 कंपाउंड होते हैं, एक O2F2 होता है और एक होता है OF2। ऑक्सीजन, इस वाले कंपाउंड में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आएगा प्लस का 1, इसमें आप निकालेंगे तो ये आएगा प्लस का 2। ये बहुत रेयर केस है, इसमें परेशान ना होना, ये मुश्किल से ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा माइनस का 2 होता है, और कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा। दीज 2 कंपाउंड्स आर वेरी रेयर, ठीक है, वेरी रेयर, यहाँ पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स बट इट इज -1 व्हेन बॉन्डेड टू मेटल्स। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है HCl, तो H यहाँ पे देखिए किसके साथ कंबाइंड है, यहाँ पे ये नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है। तो नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइंड होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग प्लस का 1 लेते हैं, ठीक है। इस दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NaH। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ जुड़ा है, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 लेंगे। बस इतना सा रूल है, याद रखिएगा। अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0 होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव H2O मॉलिक्यूल, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 2, तो हाइड्रोजन का प्लस का 1 और एक ऑक्सीजन है माइनस का 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से आप कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, CO2 ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है, जब माइनस का 2 पुट करेंगे तो कार्बन का प्लस का 4 आएगा। ये हम सब आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, इसमें परेशान ना होइए आप। 4 + 2 × माइनस का 2 = क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी
एटम्स होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा हमेशा 0 रहता है। इस वीडियो में इतना ही। जो कैलकुलेशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर का कैसे हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।